चलिए करें स्टार्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75, चलिए आइए साथ में देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 75, सैम हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 per share and it is expected to grow at 6%. Now after paying a dividend, the board has decided to take up a project by retaining the next 3 dividends. It is expected कि जो project है, it is same risk as existing projects. The result of this projects will start from the 4th year. The dividends will then be 2.5 and will grow at 7%. An investor has 1,000 shares and he wants at least 2,000 per annum from this investments. Can you just tell what will be the market value that will be affected by the decision, and also show how the investor can maintain his target receipt from the investment for the first 3 years and improved income thereafter, given that the cost of capital for the firm is 8%. So ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए जहां पर हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट लेते हैं और आप देखते हैं उसमें बाद में प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है, राइट? तो अगर 2 मिनट देखें, सोल्यूशन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है वो? सबसे पहले सुनिए, नो इन्वेस्टमेंट इज डन, राइट? अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं तो भाई जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। कितना डिविडेंड मिल रहा है? 2 रुपीज। और क्या ग्रोथ रेट? 6%। आपकी आशा है 8%। 8%, राइट? और ग्रोथ रेट है 6%। अरे सो जीरो, यस, हाउ मच? 106 पॉइंट, दैट्स इट, 106। लेकिन अगर अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसा हो रहा है? क्या बोल रहे हैं वो? अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कैन आई से ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड द प्रेजेंट वैल्यू, राइट? और कितने साल डिविडेंड बटेगा ही नहीं। वेरी गुड, 3 साल। तो जैसे अगर मैं ऐसा करूं, ईयर 1 0, ईयर 2 0 और ईयर 3 भी 0, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई 4th ईयर से डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ये सही कर रहा हूं मैं? 4th ईयर से डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा और 4th ईयर में डिविडेंड कितना मिलेगा? 2.5। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 4th ईयर का डिविडेंड है 2.5। और ग्रोथ के बारे में कुछ बोला है क्या? ग्रोथ भी 7% रहेगी। 250, तो ये 250 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 250। कैन यू गिव मी द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स? हाँ, हाँ, ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई, यू विल गेट वैल्यू पर शेयर। सॉरी, 198.5। कितना क्लियर और परफेक्ट है एवरीबॉडी? तो चलिए बता दे उनको कि पहले तो इन्वेस्टमेंट किया तो क्या और नहीं किया तो क्या वैल्यू आ रही है। चलिए, if no investment is done, if no investment is done,
डन। सो आपने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता तो 106 रुपए शेयर प्राइस, और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शेयर प्राइस में क्या बढ़ोतरी आ रही है, 106 से 198.5 जा रहा है, बराबर है। बट सोल्यूशन या क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता। अगर आप देखेंगे आगे उन्होंने आपको एक और एक चीज बोली है, क्या बोली है? उन्होंने बोला है कि एक इन्वेस्टर है, उसके पास इसके 1000 शेयर्स है, और उसको है ना हर साल 2000 रुपए लगते हैं। तो आपको एक तरह से ये बताना है कि उसको हर साल कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे अगर उसकी ये जो रिक्वायरमेंट है उसे ये 3 साल तो भी करनी है। अब थोड़ा सोचिए, 2 मिनट में आपके लिए एक नंबर लाइन बनाता हूं, 0, 1, 2 और 3, और मैं यहीं से आपके सामने ही बता रहा हूं कि TV3 या P3 कंपनी की वैल्यू है 250। मतलब आज से 3 साल बाद इस कंपनी की वैल्यू 250 रुपए रहने वाली है। क्या ये मान के चल रहे हैं? क्योंकि ऊपर ही P3 आपने ही खुद ने निकाला है। अब अगर मेरे को, मैं अगर इधर खड़ा हूं तो बताइए मुझे P1 चाहिए होगा, राइट? अगर मुझे P1 चाहिए तो मुझे इस 250 रुपीज को 2 साल पीछे डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द P1? P1 क्या रहेगा? 250 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है ना, फॉर सेकेंड ईयर। 214.25। और समझो अगर मैं यहां पर हूं P2, तो मुझे ये 250 को सिर्फ 1 साल ही पीछे डिस्काउंट करना पड़ेगा। दैट कम्स टू 250 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 8% फॉर 1 ईयर, 231.5। तो अब आपको यहां पर ये क्लियर समझ गया कि आज से 1 साल बाद शेयर प्राइस इतनी रहने वाली है, 2 साल बाद इतनी रहने वाली है, और 3 साल बाद इतनी रहने वाली है, बराबर है। अब अगर मुझे आज से 1 साल बाद 2000 रुपए चाहिए, 2000 रुपीज चाहिए, तो मेरे को कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे? इफ वी वांट अ रिसीट ऑफ 2000, देन number of shares to be sold will be 2000 divided by 214.25, that will come to, अब 9.33 डेसिमल तो हो नहीं सकता। अगर मैं 9 करूंगा तो मेरा 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 रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। देयरफॉर 10 शेयर्स मुझे फर्स्ट ईयर बेचने पड़ेंगे। नंबर 2, अगर यही चीज में सेकेंड ईयर में करनी है, 2000 अपॉन 231.5, 9 शेयर्स, और 2000 अपॉन 250, 8 शेयर्स। सही है? पक्का? तो चलिए बना लेंगे। सबसे पहले ऐसा हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर at the end of first, second and third year, at the end of first, second and third year। अगर आप चाहें तो ऐसा थोड़ा डायग्राम भी बना लो, सो यू गेट एन आइडिया कि P1, P2 और P3 पे क्या वैल्यू रहेगा।
डन। आपने अच्छी तरह से बता दिया, अगर 2000 चाहिए फर्स्ट ईयर में तो 10 शेयर बेचने पड़ेंगे, सेकेंड ईयर 9 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, और थर्ड ईयर 8 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। डन एवरीबॉडी। हाँ, स्टाइपेंड स्टाइपेंड से कुछ नहीं होता, रुको, स्टाइपेंड से कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, सीवेल 78। सीवेल, सो क्या कह रहा है ये? So Sewell, a manufacturer of DIY hardware and housewares, reported an earning per share of 2.10 in 2013, और जिस पर आपने 0.69 का डिविडेंड दिया। अर्निंग्स आपकी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% a year from 2004 to 2008. During this period, your dividend payout ratio is expected to remain unchanged. After 18, the earnings now will become stable at 6%, and the payout ratio will also increase to 65% of earnings. Firm ka beta is 1.4 currently and is expected to have a beta of 1.1 after 2008. The market risk premium is 5.5%. The treasury bond rate is 6.25%. सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि क्या प्राइस रहेगी 2018 में, उस वक्त क्या प्राइस रहेगी, और फिर अगर आपको निकालना है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग टू स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। Now, two-stage dividend discount model is nothing but your cash flow discounting factor, and then take the terminal value and calculate. Yes. अब सबसे पहले मेरे को आपको ये समझाना है, ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं वो, ऐसा, और फिर ये बोलना। ये जो स्टेटमेंट्स है, इन स्टेटमेंट्स को समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो। ये स्टेटमेंट्स का मतलब है कि पहले तो बोला कि ग्रोथ रेट अर्निंग्स का है, राइट, और बाद में डिविडेंड और अर्निंग तो ऊपर देके रखा है 2.1 और 0.69, और फिर नीचे बोल देना कि डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हमारा अनचेंज रहेगा, सेम रहेगा। यू नो व्हाट दिस इंडिकेट्स कि ये जो ग्रोथ रेट है ये डिविडेंड के लिए भी यूज हो सकती है, क्योंकि कॉमन सेंस, अगर मेरा डिविडेंड और अर्निंग्स का पे आउट रेशियो कांस्टेंट है और मेरी अगर अर्निंग्स 15% से बढ़ रही है तो मेरा डिविडेंड भी 15% से ही बढ़ेगा। यस और नो एवरीबॉडी? तो दिस इज अ वे ऑफ स्टेटिंग, इसका मतलब यही है कि डिविडेंड के लिए भी आप ग्रोथ रेट ये यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो एक लाइन में अगर मैं चाहें तो लिखवा दूं, थोड़ा चलेगा आपको, लिख लीजिए, एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो will remain unchanged, as the dividend payout ratio will remain unchanged, and as earnings are growing at 15%, and as earnings are growing at 15%, semicolon, this indicates that the dividends will also grow at 15%. This indicates that the dividend will also grow at 15%. परफेक्ट। अब ये वाला वाक्य क्या बोलना चाह रहा है? देखिए कितने सारे वाक्य हैं इसमें। इन्होंने बोला ऐसे तो बीटा 1.4 है, लेकिन वो 1.1 हो जाएगा 2018 से। इसका भी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब आप समझे कि जो हमारा ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट था, जो हमारा 14 15 हाँ 4 5 6 7 8 का रहेगा, वो हम लोग 1.4 से करेंगे। लेकिन टर्मिनल वैल्यू के लिए जो हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं उसके लिए तो आपको 1.1 ही लेना पड़ेगा। तो 2 मिनट देखिए ना, मैं सॉल्व करता हूं, मुझे आता है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। नाउ फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज डिस्काउंटिंग
6.25. What is the beta? What is market risk premium? And for टर्मिनल वैल्यू, जब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ट्वेल्व पॉइंट ऐसा। तो अब ध्यान से देखिए, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 13.95 एंड प्रेजेंट वैल्यू बरोबर है। आपने देखा मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर कैश फ्लोस के लिए कौन सा लिया, 13.95। अब कौन से ईयर का डिटेल्स हमको अभी दे रखा था, 2004 के 2003, 2013 का डिटेल्स दिया है ना। अरे बड़ी वो ऐसा है, ओ बड़ी, राइट, समझा ना मैं क्या बोला, यस। तो वो 2013 का डिटेल अपने को दिया है, 2014 से अब शुरू करना है। तो 2014 से कहां तक जाना है, वेरी गुड, 18 तक जाना है। और पहले मेरे को बता दीजिए कि आपका डिविडेंड 2013 का कितना था। हाँ, तो अब उसमें 15% ऐड कीजिए, फिर 0.7935 प्लस 15%, 9125, फिर 9125 में 15%, 049, उसके बाद 1.049 प्लस 15%, फिर 1.207 प्लस 15%, 38, ठीक है, थैंक यू। 1.388 आ गया, बरोबर है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, टी, तो टीवी 2018 विल बी डिविडेंड फॉर 2019 अपॉन के माइनस जी। अब उन्होंने क्या बोला है, कुछ स्टेबल ग्रोथ रेट बोली है, क्या बोली है स्टेबल ग्रोथ रेट, 6%। लेकिन अभी टर्मिनल वैल्यू के लिए मैं क्या यूज करेगा, यस, बताइए, बोला है क्या चेंज होने वाला है, कब बोलते हैं, एक मिनट, टीवी 2018 is equals to dividend for 2019 अपॉन के ई माइनस जी। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं अर्निंग्स ऑफ 2019। अब पहले अर्निंग्स 2013 के कितने थे, 2.1, और वो 15% से ग्रो हुआ होगा, कितने साल, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल। छः, 4 पॉइंट अलग आ रहा, ये बोल रहे अलग आ रहा, नहीं ना, नहीं ना, बट 2019 में ग्रोथ रेट स्टेबल हो रहा है ना, तो इट शुड बी 5 एंड देन इट शुड बी 1.06, यस और नो, 4 पॉइंट, देखो भला ये आ रहा क्या, भाई तू क्या किया क्या मालूम भाई, ये आ रहा क्या 4.47,
या फिर नहीं चलेगा? मेरे को लगता है तूने जो किया वो 1.15 रेस टू 5 का आंसर था, फिर इंटू 1.06 करना पड़ेगा। यस और नो, देख एक बार करके देख। हम्म, हाँ हाँ आना चाहिए। फिर वो जो तेरा आंसर आया होगा उसमें तुझे 6% ऐड करना पड़ेगा। समझा क्या क्या बोला मैं तो पहले ही समझ गया था। हो रहा क्या, 100% होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा? कर। होना ही है सर, मैं पहले ही समझ गया हूँ। हाँ, 4.477। So dividend of 2019. Now, ma'am, what is the dividend payout ratio? 65। बोलो। 2.91। ऐसा? तो अब हम कर लेंगे क्या? What is K? तेरे पास ही है। Yes. So what is the TV? ये 46.19 अब प्रॉपर आंसर आ गया है आपके फर्स्ट बिट का, राइट? अब वो 46.19 को जब मैं यहां पर पुट कर दूंगा, इसकी टोटल बता दीजिए। यस, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपका वैल्यू पर शेयर है, विच इज योर सेकंड बिट का आंसर। ओके, चलो। अच्छी तरह से पहले यहां से शुरुआत करनी है, जहां पर आप पहले डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस का डिस्काउंट मतलब उसके लिए जो फैक्टर रहेगा वो, और टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फैक्टर रहेगा वो निकाल लीजिए।
डन। नेक्स्ट। नाइन्टी फोर। 94। चॉप शॉप अप्रोच बोलते हैं उसको, 94 को। ऐसे और एक क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ। चॉप शॉप अप्रोच, ऐसे मजाक में पहले बहुत लोग मजाक करते थे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या, और फिर इंस्टीट्यूट ने लगातार पूछ लिया 2-3 बार। तो आपको ये बहुत स्टूपिड सा लगेगा बट है बहुत वर्थ इट। दो क्वेश्चन है डिट्टो सेम आते हैं तो करके जाना, ऐसा मत सोचना कि ये क्या आता है। और इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, चॉप शॉप अप्रोच, SCHOP चॉप, SHOP शॉप अप्रोच, चॉप शॉप अप्रोच। ठीक है। अब ये चॉप शॉप अप्रोच में होता क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स से कंपनी को इवैल्यूएट किया जाता है, अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है, और फिर अलग अलग पैरामीटर से जो भी कंपनी की वैल्यू आएगी उसका एवरेज ले लिया जाता है। इसीलिए उसको चॉप शॉप बोलते हैं, क्योंकि आप कंपनी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हो। हाँ, सबका फिर एक एवरेज ले लेने का। ठीक है, तो देखिए कैसे। 94, XY, a cement manufacturing company, has hired you as a financial consultant. The cement industry ऐसे तो बहुत stable है, और for some time, and the cement companies SK and AS are similar in size and similar product market भी है। तो जरा कंपेरेबल मेथड का फायदा लेकर आप क्या ये वैल्यू निकाल सकते हो। पहले मुझे मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट टू सेल्स, मार्केट टू नेट इनकम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 अलग अलग पैरामीटर्स से पहले वैल्यू निकाली जाएगी, यस और नो। अब अपन कौन है, ये है अपन, अपन अपन है XY, राइट। और आप देख सकते हैं अपना यही गायब है, मार्केट वैल्यू, राइट। तो हमें मार्केट वैल्यू हमारी निकालनी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, हमारे कॉम्पिटिटर्स का नाम है SK और AS, राइट। इधर देखेंगे, सबसे पहले हम उनकी वैल्यू निकालेंगे, एस्टिमेशन ऑफ रेशोस। सो पर्टिकुलर्स SK AS, एंड एक एवरेज ले लेंगे हमारे दोनों कंपिटिटर्स का। अब पहला पैरामीटर क्या है, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, ऐसा दिया है क्वेश्चन में ऊपर, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तो SK का निकालना है तो क्या होगा, 450 अपॉन 400, यस और नो। और AS का क्या होगा, 400 अपॉन 300, बोलो 1.33। तो एक एवरेज बता दो, क्या एवरेज आता है इंडस्ट्री में, क्या एवरेज चल रहा है, 1.229। क्लियर है ना, आगे कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बताइए कौन सा है, मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब क्या क्या, फॉर 450 डिवाइड बाय 600, 0.75, और 450 नहीं, 400 डिवाइड बाय 550, ले लीजिएगा एवरेज 0.7386। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू टू सेल्स, सो 450 अपॉन 550, 818, और 400 अपॉन 450, 8 889, 889, एवरेज ले लीजिए 0.8535। मार्केट वैल्यू टू नेट इनकम, 450 अपॉन 18, 25, एंड 400 अपॉन 16, 25 ही, तो एवरेज भी 25 ही आएगा। अब आपको एक अपने कंपिटिटर्स क्या मेट्रिक्स पे चल रहे हैं, MV2BV, रिप्लेसमेंट, सेल्स, नेट इनकम, आपको एक आइडिया आ गया। अब आप अपना वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स से। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ XY,
पर्टिकुलर्स, तो अगर मैं MV to BV, पहला MV to BV है ना, हाँ, और अभी वो जो एवरेज मेट्रिक था, वो क्या था एवरेज मेट्रिक? अच्छा मेरे पास ही 1.229, 0.7386, 0.8535, 25. This is MV, replacement सेल्स नेट इनकम। और मेरी अमाउंट्स क्या है? तो जैसे अब मुझे देखिए, सबसे पहले MV to BV चाहिए, तो मेरी बुक वैल्यू क्या है? 250। तो वैल्यू करो मल्टीप्लाई, तो मुझे मेरा वैल्यू मिलेगा। समझे ना अभी आप? इंडस्ट्री का क्या मेट्रिक चल रहा है ऑन एन एवरेज, और फिर मैं मेरे इससे कंपेयर करके देख सकता हूं कि भाई बुक वैल्यू में मेरी वैल्यू 307 आ रही है। अब रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है मेरी, और सेल्स कितना है मेरा? सेल्स वो भी 500, और नेट इनकम 14। करो मल्टीप्लाई फटाफट सब। 369.3, हाँ, 350। Therefore, take the average value of business. परफेक्ट, कर लीजिए। पहले एस्टिमेशन ऑफ रेशियोज, चॉप शॉप।
business. Complete value of business. Perfect. Everybody. Come to question number 64. Come to question number 64. Now, again using chop shop approach, can you assign the value for this company जिसका अभी तो टोटल वैल्यू $4 million चल रहा है. वो लोग 3 अलग अलग सेगमेंट्स में, होलसेल, स्पेशलिटी एंड असॉर्टेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने तीनों ही डिविजन्स का आपको 3 पर्सपेक्टिव से डिटेल्स दिया है. तो जैसे सेल्स, असेट्स और इनकम. और इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म्स है, अभी उनके जो कैपिटलाइजेशन रेशोज हैं वो ये चल रहे हैं. तो जैसे कैपिटलाइजेशन बाय सेल्स के रेशोज हैं, कैपिटलाइजेशन बाय असेट्स के रेशोज हैं, और कैपिटलाइजेशन बाय ऑपरेटिंग इनकम के भी रेशोज हैं. तो अब कितने एंगल से इस बार हमें वेरीफाई करना है? यस, वेरी गुड. फ्रॉम सेल्स एंगल. 3 एंगल है, सेल्स, असेट्स और ऑपरेटिंग इनकम. तो जैसे अगर मेरे को पहले सेल्स एंगल से करना है, अब पहले तो यहाँ पर हर कंपनी को कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एक है कंज्यूमर, एक है स्पेशलिटी, राइट. और रेशो क्या चल रहा है? 0.75, 1.1 और 1. यस और नो. और मेरा सेल्स क्या है? 15 lakhs, 8 lakhs, 20 lakhs. करो मल्टीप्लाई. 11,25,000, 8,80,000, 20 lakhs. So from a sales perspective, what is the value? Sorry sir, 40,05,000. ये from a sales angle था, right? Yes. From assets angle. बताएंगे मुझे तीनों रेशोज? हाँ हाँ. एंड मैम असेट्स? हाँ हाँ. Okay. So you can directly give me the amount if you want. 4. एवरेज क्यों चाहिए? अभी तो पहले तीनों की टोटल लेंगे ना. 28,80,000. मैडम ने बोल दिया खत्म. इनकम वैल्यू बताइए, रेशोज बताइए. 10, 7, 6. और अपनी इनकम्स बताइए. 66,000, 6 लाख. तो ये तो 36 लाख है, ये 10 लाख है. 10,50,000 है क्या? इसका टोटल 56,50,000. अब आपको तीनों पर्सपेक्टिव से वैल्यू आ गई है, तो अब हम क्या कर लेंगे? एवरेज ले लेंगे. Therefore, value of business. Yes. 40. अरे बोल दो ना यार पूरा. 41,78,000. 333. यस. तो अगर आपने क्वेश्चन में देखा होगा, उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन की सेकंड लाइन में? कि उनके हिसाब से 4 मिलियन मतलब 40 लाख चल रहा है. बट आपने जब चॉप शॉप करके देखा तो 40 लाख नहीं, करीब करीब 41, 42 लाख के हिसाब से वैल्यू आ रही है. बस हो गया, कर लीजिए. चलो.
हो गया क्या? चलिए, अब राइट्स इशू। अब राइट्स इशू पर हमें कुछ समझ करना है आज। अभी सबको मालूम है राइट्स इशू क्या रहता है। हमारी इस पर इंटर में बहुत इनडेप्थ चर्चा होती भी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलकर एक चैप्टर होता है, तो उसमें वैसे भी सब लोग सिखाते हैं, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज, राइट्स इशू का मतलब है कि कंपनी पहली बात तो शेयर्स लेकर आती है, और ये जो शेयर्स हैं ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रहेगा, राइट। नंबर टू, मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव से कम में मिलता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कम में। अब कम में क्यों मिलता है? क्योंकि अगर आप नया शेयर्स किसी नए व्यक्ति को इशू करने जाओगे तो आपको लगेगा फ्लोटेशन कॉस्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब ही है सेबी की अप्रूवल्स, यस, सीए में ये सब की जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट्स की, उनकी कंसल्टिंग फीस, मर्चेंट बैंकर्स, प्रिंटिंग, अप्रूवल्स, डॉक्यूमेंटेशन, परमिशंस, मार्केटिंग, ब्रोशर्स, प्रोस्पेक्टस, बहुत लंबा कार्यक्रम है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली आज 4 5 6 7 डिपेंड करता है आप कितना खतरनाक पीआर मार्केटिंग कर रहे हो, टोटल इशू का खर्चा हो जाता है। लेकिन आप सोचिए आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अगर शेयर्स देना है, ये खर्चा बच जाता है। तो कंपनी एक तरह से खर्चा क्या करती है, शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है कि देखो भाई, हम अगर 100 रुपए का अभी मार्केट में भाव चल रहा है, 100 रुपए में शेयर इशू करेंगे तो हमारे हाथ में तो 91 92 93 आएगा। क्यों ना तुम ही ले लो 91 92 में, तो तुम्हारी भी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होगी, तुम हमारे शेयर होल्डर्स बने रहोगे और हमें भी अच्छा। तो पहले तो राइट शेयर जो होते हैं वो क्या होता है, अपने जो मार्केट में भाव चल रहा है उससे सस्ते में मिलते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अब अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, एक रेशियो डिसाइड होता है 1:5, इसका मतलब जिनके पास 5 शेयर है उन्हें एक और शेयर मिलने का अधिकार है, एक शेयर और मिल सकता है सस्ते भाव में, मार्केट से जो भाव में कम है उससे कम में। लेकिन अगर मुझे चाहिए तो मैं रख सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं रख सकता। घर पे जो पेपर आएगा उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, देखो ही मत, इग्नोर करो। तो इग्नोर करना इज वन ऑप्शन। नंबर टू, सब्सक्राइब कर लो, एक शेयर मिल रहा है सस्ते में ले लो, पैसे जाएंगे। नंबर थ्री, आप ये जो आपके घर पे जो लेटर आता है ये एंटाइटलमेंट को किसी और को दे दीजिए, जिसको ये शेयर खरीदने की इच्छा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है उसको मिल जाएगा। तो आप ये राइट एंटाइटलमेंट किसी और को बेच सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, बरोबर है। अब मैं आपको आज एक बात बता दूं, समझ लीजिए यहां पे राइट्स इशू है, यहां पर ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। प्री का मतलब है राइट्स इशू से पहले क्या भाव चल रहा था, और पोस्ट का मतलब है राइट्स इशू के बाद मार्केट में क्या भाव चल रहा होगा। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि राइट्स इशू जब खत्म हो जाएगा, पोस्ट राइट्स इशू मार्केट में प्राइस गिर जाती है, प्राइस गिर जाती है। तो कितना गिरता है, क्या प्राइस होगा, उसका एक फॉर्मूला है, थेरोटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस। हम उसे पोस्ट राइट्स प्राइस ना बोलते हुए थेरोटिकल पोस्ट राइट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज थेरोटिकली ये होना चाहिए, आपको मालूम ना, प्रैक्टिकली तो सब डिमांड सप्लाई का खेल है, प्रैक्टिकल थ्योरी को कभी भी हरा देगा। तो थेरोटिकली ये वैल्यू होनी चाहिए, बट हो भी सकती है इससे नीचे भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। क्लियर? तो थेरोटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस का फॉर्मूला है, हम इसको मजाक में ऐसा कहते हैं, तू तेरा मैं मेरा। और तू तेरा मैं मेरा का मतलब है जितने पहले शेयर्स थे इनटू उसकी प्राइस, प्लस नए शेयर्स जो आए हैं इनटू नई प्राइस, डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं, एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब ओल्ड शेयर्स इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस, प्लस न्यू शेयर्स मतलब राइट शेयर्स इनटू
राइट्स प्राइस अपॉन एग्जिस्टिंग प्लस राइट्स, राइट? सो एग्जिस्टिंग शेयर्स into market price, rights shares into rights price upon existing plus rights. कैसा लगा? क्लियर है? ये जो आएगा ये वैल्यू चलेगा आपका राइट्स के बाद, और ये वैल्यू गिर जाएगा, जो पहले चल रहा होगा उससे कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक सम लेने वाला हूं और उस सम से आपको एक करके बताऊंगा सारे ही तीनों ऑप्शन। तीन ऑप्शन कौन से हैं? कुछ भी नहीं करना, राइट्स को सब्सक्राइब करना, या तो उसको बेच देना, एंटरटेनमेंट को बेच देना। आप देखेंगे आपकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेप्ट आप कुछ नहीं करेंगे ना तो वेल्थ गिर जाएगी, बढ़ने वाली नहीं है। राइट इशू से देयर इज नो चेंज इन वेल्थ, नो चेंज इन वेल्थ। आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। मतलब राइट्स इशू हो गया, आपको लगता है कि अरे मेरे एग्जिस्टिंग वालों की नहीं बढ़ेगी, तो न्यू वालों की तो कैसे बढ़ेगी ना, वो तो आपने जो भाव, तो आपकी शेयर की वेल्थ की वैल्यू गिर जाएगी। एक ही सिनेरियो में अगर आप कुछ नहीं करोगे, तो कुछ करोगे ना तो वैल्यू सेम ही रहेगी। मैं ये प्रूफ भी करूंगा अभी, ओके, पूरा प्रूफ। तो अब इसके लिए अपने को कौन से क्वेश्चन पे आना है? 2 मिनट, इसके लिए आपको आना है क्वेश्चन नंबर 72 पे, आपको 72 पे आना है। आ जाइए 72, आए क्या? नाउ प्रज्ञा लिमिटेड हैज इशूड 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, करंट मार्केट प्राइस इज 24। कंपनी बोल रही है हमको राइट इशू करना है, जहां पर हम एक शेयर इशू करेंगे 16 रुपए का फॉर एवरी 4 हेल्ड। तो आपको पहले थेरोटिकल राइट्स प्राइस निकालना है, फिर थेरोटिकल वैल्यू ऑफ राइट्स निकालना है, ये क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। और थर्ड बिट में आपको बताना है कि जरा प्रूफ करके बताइए ना, अगर मेरे पास 1000 शेयर्स है तो क्या वैल्यू होगी अगर मैं आधा बेचता हूँ आधा एक्सरसाइज करता हूँ। और इससे आप ये भी बताइए कि अगर सेम शेयर होल्डर है, कुछ एक्शन ही नहीं लेता, वो इग्नोर करता है, तो भी कैसे होगा? क्लियर? नाउ ध्यान से देखिए, सब लोग देखना। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस क्या है? 24। और राइट्स प्राइस क्या है? 60। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? और राइट इशू क्या है? 1:4, राइट? Therefore number of right shares ऐसा 18,750 बरोबर है। अब ध्यान से देखिए, थेरोटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस इज इक्वल्स टू 75,000 इंटू पहले की प्राइस प्लस नए शेयर्स इंटू नई प्राइस अपॉन टोटल शेयर्स। 22.4 22.4 बरोबर है। ये है थेरोटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस। क्लियर है? पक्का? अब आपको ये तो निकाल के पता चल गया कि अगर आपका कुछ नहीं करते, देखो तो वैल्यू क्या थी? 24 रुपए, और आप राइट्स जब हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 22.4। तो बैठे बैठे आपके हर शेयर की वैल्यू 1.6 रुपीज से गिर गई, मतलब आपकी वेल्थ तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो फोर्थ बिट जो है कि शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर्स, तो फिर अपन बोल देंगे कि भाई बिफोर राइट इशू अगर आपके पास 1000 शेयर्स थे तो 1000 इंटू 24 रुपए आपका 24,000 पोर्टफोलियो का वैल्यू था।
और राइट्स खत्म हो जाएगा, तब भाव क्या चल रहा होगा, 22.4। आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपका बैठा बैठा पोर्टफोलियो का वैल्यू 1000 शेयर्स इंटू 22.4, 22,400 हो जाएगा। ये 1600 रुपए से आपकी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या ये सबके धोखे में गया? दैट्स नाइस। नाउ यहां पर अभी दूसरी चीज क्या पूछिए, वैल्यू ऑफ राइट्स अलोन। इसका हिंदी में मतलब है वो राइट एंटाइटलमेंट का जो पत्र होता है जो हमें बेचना है, वो अगर किसी को बेचना है तो हम वो कितने में बेचेंगे, वो हम कितने में बेचेंगे। तो वैल्यू ऑफ राइट्स अलोन का फॉर्मूला है प्राइस बिफोर राइट्स माइनस प्राइस आफ्टर राइट्स। तो व्हाट वाज द प्राइस बिफोर राइट्स, और पर शेयर, एक शेयर आप 1.6 के हिसाब से शेयर बेचोगे कि एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट बेचोगे आप। वन मतलब एंटाइटलमेंट में अगर 10 शेयर है तो आपको 16 रुपए चार्ज करना है। एंटाइटलमेंट में जितने शेयर्स मिलने की ताकत है, पर शेयर आपको 1.6 चार्ज करना है, बरोबर। और थर्ड बिट, show the effect of the rights issue on the wealth of shareholder who has 1000 shares, assuming he sells half of his rights and exercise the remaining 50. So now you see, this was A bit, this was B bit, C bit. अब इधर देखो, assuming उसके पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, तो राइट इशू अपना क्या है। अच्छा पहले हम ऐसा कर लेंगे, assuming 1000 शेयर्स बिफोर राइट्स, उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी, सही है ना। अब हम आफ्टर राइट्स की चर्चा करेंगे। जब राइट्स आया 1:4, और अगर उसके पास 1000 शेयर्स है तो उसको 250 शेयर्स ऑफर हुए। उसने क्या किया, 250 शेयर्स में से 50% सब्सक्राइब किया, और जो बचा हुआ 50% है, यू सोल्ड द एंटाइटलमेंट, राइट। बडी ये जो एंटाइटलमेंट है बेचा, इससे कितने रुपीस का इनफ्लो आया होगा, 200 रुपए आए होंगे, बरोबर है। और ये जो सब्सक्राइब किया, तो इससे तो पैसे जाएंगे, कितने पैसे गए होंगे, 125 शेयर्स इनटू राइट इशू कितने का था, 16 रुपए का, तो कितने पैसे गए, 2000। तो अब देखिए वैल्यू पोस्ट राइट्स, आपके पास टोटल शेयर्स कितने होंगे, 1000 प्लस 125, 1125, 1125 शेयर्स हैं आपके पास, वर्थ 22.4, विच कम्स टू 25,400, बरोबर है, 200, 25,200, add this inflow of 200, अरे yes or no, and less this outflow of 2000, 23,400, क्लियर। तो आपकी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो जाएगी, 23,400। अब अगर आपको ये प्रूफ करना है कि, ठीक है मैं पहले बना दो फिर आपको बताता हूँ, ये क्लियर है, एवरीबडी श्योर अबाउट दिस। अगर मैं ठीक तीनों सिनेरियो बना के दूंगा,
बना लीजिए पहले, और डी बिट हमें लिखना है, ए बिट लिख लीजिए पहले। अच्छा हाँ, यस। डन। और डी बिट लिख दीजिए
if the shareholder does not take any action, if the shareholder does not take any action, if the shareholder does not take any action, then it will erode its wealth, then it will erode its wealth, then it will erode its wealth as the market price will fall from 24 to 22.4. As the market price will fall from 24 to 22.4. बरोबर. Come to question number 66. Question number 66. वो क्या कहता है? ABC Limited is currently selling its shares at 13. There are 10 lakh shares. Firm plans to raise 20 lakhs. What will be the theoretical price and the value of rights if I give 1 for every 2? Second bit फिर से, what will happen if there is 1 for every 4? And third, अगर 100 शेयर्स है तो मेरा वेल्थ कैसे चेंज होगा और क्या राइट इशू से वेल्थ बढ़ता है, यस और नो? तो अब इधर देखेंगे. सबसे पहले मैं ए बिट सॉल्व करता हूं. बताइए व्हाट इज द फंड्स रिक्वायर्ड. आपको 20 lakhs चाहिए, बरोबर है. और अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 lakhs. आप सोच रहे हो कि राइट इशू लेके आए. क्या रेशो वाला? 1:2. देयरफॉर नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे? 5 lakhs. तो हो गया ना. अगर 20 लाख रुपए चाहिए और तुमको 5 लाख शेयर्स इशू करने हैं, इसका मतलब राइट्स प्राइस 4 रुपए हो जाएगा. जैसे ही मिल गया, क्या अब हम थेरोटिकल पोस्ट राइट्स प्राइस निकाल सकते हैं? सो कैसे करते हैं? पहले जितने शेयर्स थे इनटू उसकी प्राइस, क्या प्राइस है? 13. फिर जितने नए शेयर्स आए हैं इनटू उसकी प्राइस डिवाइड बाय टोटल. टेन आ रहा है? क्या आ रहा है? अरे सेकेंड बिट में आई एम नॉट राइटिंग पूरा. 20 lakhs चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स 10 है, लेकिन अभी रेशो क्या है? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? इसका मतलब अब प्राइस क्या हो जाएगी? 8. तो 10 lakhs into 13 plus 2.5 lakhs into 8 divide by 10 lakhs plus 2.5 lakhs. क्लियर है? अच्छा, उसमें उन्होंने आपको वैल्यू ऑफ राइट्स भी पूछा. तो यहाँ पर 13 माइनस, बरोबर है, और यहाँ पर क्लियर है. तो आपने ए बिट और सेकंड बिट निकाल लिया. अब थर्ड बिट बोलता है 2 मिनट बता दो वेल्थ कैसे बदलती है, क्या वेल्थ कोई चेंज होती है क्या, एंड ऑल दैट पार्ट. तो मैं एक ही बार आपको पूरा करके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. ध्यान से देखिए. समझ लो आपके पास 100 शेयर्स है. मैं तीनों ऑप्शन ही बता दूंगा, एक बार आपके बुक्स में आ जाएगा. 100 शेयर्स है आपके पास.
समझ लीजिए बिफोर ये 100 शेयर्स की वैल्यू 13 रुपीज के हिसाब से 1300 रहेगी। अब एक तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सिनेरियो में क्या हो जाएगा, प्राइस कितनी गिर रही है, 10 रुपए, राइट। तो आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपए, और सेकंड सिनेरियो में मार्केट वैल्यू हो जाएगी, आप देख सकते हैं दोनों ही केस में जो मेरी पहले वैल्यू चल रही थी, बिफोर मेरी वैल्यू 1300 थी, और मैं अगर कुछ ना करूं तो मेरी वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। अब नंबर 2, अगर हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर मैं ए बिट में सब्सक्राइब करता हूं तो मेरे पास टोटल कितने शेयर्स रहेंगे, 100 शेयर्स है और पहले रेशो था 1:4, तो मेरे पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 125। नहीं, माय बैड, पहले राइट रेशो था 1:2, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 100 तो थे ही, प्लस राइट इशूज के 50, दैट इज 150 शेयर्स। तो अब देखो मेरी वैल्यू रहेगी 150 शेयर्स इनटू क्या वैल्यू है, 10, 1500। लेकिन यार ये 50 शेयर्स खरीदने में पैसे भी तो गए, ये 50 शेयर्स खरीदने में कितने पैसे गए, 3 रुपए नहीं ना, राइट इशू क्या था, 4 रुपए था ना। देखा आपने, मैच हो रहा है बिफोर और आफ्टर। तो सब्सक्राइब करोगे तो कोई वेल्थ बढ़ती है क्या, सेकंड में भी कर लेंगे, राइट रेशो वहां पे क्या है, तो आपके पास टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे, और वैल्यू हो जाएगी 125 इंटू, मैम व्हाट इज द पोस्ट वैल्यू, 12, तो वैल्यू हो गई 12 विच कम्स टू, लेकिन ये जो नए शेयर्स खरीदे इसमें क्या पैसे नहीं जाएंगे क्या, 25 शेयर्स क्या भाव से गए थे, समझा, जादू। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है इसलिए सब सेम दिख रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो वेल जो है वो सेम रह रही है, आप देख पा रहे हैं। और एक और कर दूं आपको चाहिए तो, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बस हो गया, मुझे विश्वास है तुझ पे, नो, राइट रेशो 1:2 है। अब आप तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, तो ठीक है, आपके पास राइट्स के बाद टोटल शेयर्स कितने रहेंगे, और अपने को मालूम है बाद में क्या वैल्यू रहने वाली है, 10,000। लेकिन वो राइट एंटाइटलमेंट, अब इसको कैसा कैलकुलेट करने का, वो ओवरऑल बेसिस पे पूरा ही बेचने का है, तो थोड़ा सोचो, इधर देखो, ये इस पे फोकस करो। आपको मालूम है कि ये शेयर आज से जब खत्म हो जाएगा, राइट इशू खत्म हो जाएगा, तो 10 रुपए ही रहेगा, और जिसको आप ये हाथ में पत्र देंगे उसको तो कंपनी में जाके पैसे देकर लेना है वो शेयर को, जब वो पैसे देना है तो उसको कितना देगा वो, 4 रुपए। मैम फिर से एक बार करता हूं, मुझे तो कम देखिए, अगर मेरे पास राइट, मेरे पास वो पत्र नहीं है, मैं आई एम नॉट एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सो इवन इफ समवन गिव्स मी दैट लेटर फॉर फ्री, कि अरे तू दोस्त है मेरा, ये ले ले लेटर, जा और कंपनी से शेयर ले ले, तो भी कंपनी को 4 रुपए तो देना ही है। 4 रुपए देकर आपके हाथ में जो शेयर आएगा, आपको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेरे को कितना देंगे, 6, उसके ऊपर कैसे दूंगा मैं, अगर आपने मेरे को 7 मांगे, मैं आपको 7 दूंगा, फिर कंपनी को 4 दूंगा, मेरे तो 11 रुपए हो गया, तो फिर काय को लू, राइट के बाद तो वैसे भी 10 रुपए मिलने वाला मार्केट में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में कितना देगा, 6। मेरे को कितने शेयर्स का,
50 शेयर्स का, 50 शेयर्स इंटू 6, समझा? वैल्यू नहीं चेंज होती। और ऐसा सेकंड बिट का भी करके देता हूं, राइट रेशो 1:4। टोटल शेयर्स तो आपके उतने ही रहेंगे। क्यों उतने रहेंगे? क्योंकि आप नहीं ले रहे हो। तो अभी सेकंड सिनेरियो में प्राइस क्या है? 12 रुपए, 1200। अब आप वो राइट एंटाइटलमेंट बेचोगे। अब थोड़ा इधर देखिए, इस पे फोकस कीजिए। आप कंपनी में जाएंगे तो भी आपको कंपनी को कितने पैसे देने हैं? 8 रुपए। और आपको मालूम है जब ये राइट्स खत्म हो जाएगा तो वो चीज ही कितने की है? 12 रुपए। तो मैं ज्यादा ज्यादा कितना दूंगा? 4। और वो कितने शेयर्स के लिए? 25 शेयर्स। क्लियर? अब अगर आप ये चार्ट पूरा अपने सामने रखें तो पहले 1300 था, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो भी 1300, अगर आप बेचते हो तो भी 1300। सिर्फ वैल्यू कहाँ कम हो जा रही है? जब कुछ भी नहीं करते हो। कुछ नहीं करोगे तो गिरने ही वाले अपन, मतलब सम की बात कर रहा हूँ। क्लियर? हाँ, मैक्सिमम। बाकी वैल्यू ऑफ राइट्स तो अपनी प्री माइनस पोस्ट। चलिए बना लीजिए पूरा एकदम छक छक चकाचक। पहले ये फर्स्ट और सेकंड बिट बना लीजिए, और फिर मैंने वो आपको थर्ड बिट पूरा एक सम सब सब सिनेरियो करके दिया है, जबकि क्वेश्चन में सारे सिनेरियोज नहीं बोले हैं। एग्जाम में मत कर लेना सारे सिनेरियो। डन क्या हो दोनों? फर्स्ट टू बिट्स।
डन क्या? क्वेश्चन 77 इज रिपीट, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 77 इज डिटो सेम, रिपीट। अब कर सकते हैं सेम रिपीट क्वेश्चन। यस, come to the last question before we take a break. Question number 95. Question number 95, बिल्कुल हा हूँ नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक्स ऑफ आरके। द कंपनी हैज 3 divisions operating in different industries. Division A captures 10% of industry का sales, which is 50 crores. Division B और C captures 30% and 2% of industry का sales, which is 20 and 8.5 crores. Division A का margin है 5% और Division B और C का margin है 8 and 10% respectively. उस कंपनी के 3 लाख शेयर्स हैं और अभी तो मार्केट में 250 रुपया भाव चल रहा है। कंपनी ने कभी डिविडेंड नहीं पे किए पिछले 10 साल से, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये डिविडेंड पे करने वाले हैं इन 3 years टाइम, मतलब 3rd ईयर में। अभी अगले 2 साल तो नहीं करने वाले, और पे आउट रेशियो भी 30% रहेगा। एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड, क्या आप बता सकते हो क्या ये शेयर अपन ने लेना क्या? बाय एनालाइजिंग, अगर आपकी अपेक्षा 18% की है और अगले साल पी रेशो 10 होगा और पी रेशो विल बी 20 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। नंबर फर्स्ट, क्या आप पहले तो अगले 1 साल के फोरकास्ट के आधार पर ये शेयर को खरीदेंगे? और फिर बी बिट, अगर हम कहें कि अर्निंग्स 15% की स्पीड से ग्रो होने वाला है, तो फिर क्या आप ये शेयर को खरीदेंगे? चलिए 2 मिनट सम पढ़ने की एक्टिंग करनी है मुझे प्रॉपर। तो ऑन अ सीरियस नोट, बाय रीडिंग दिस पार्ट, कैन यू टेल मी कंपनी का क्या पैट हो सकता है? पैट, कंपनी का क्या पैट हो सकता है? 78.5 lakhs। ओके, मैम कह रहे हैं 78.5 lakhs। एनीबडी? 4.9 lakhs, 4.95 lakhs। ओके, ओके, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये कंपनी के कितने डिवीजन है? डिवीजन ए, डिवीजन बी, ध्यान से देख लीजिए, डिवीजन सी। डिवीजन ए जिस सेगमेंट में है, उस इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर कितना है? 50 करोड़, जिसके अंदर ये कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? 10%। मतलब कहना है इससे कंपनी खुद 5 करोड़ का टर्नओवर ठोकती है। और डिवीजन ए का प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इसका मतलब डिवीजन ए से कितना आता है? 25 lakhs। डिवीजन बी का इंडस्ट्री साइज क्या है? हाँ, 20 करोड़। और कंपनी का मार्केट शेयर 30% और प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली को देख के बराबर। हाँ, 48 lakhs। डिवीजन सी जिस इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर 2% है,
एक मिनट, मेरे पेन को भी अब घर जाना है, चल ही नहीं रहा। हाँ, 10% बोला आपने। 1 लाख, so this comes to ऐसा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 3 लाख से व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर? सॉरी, 24.9 इज द अर्निंग, बराबर है। अब थोड़ा देखिए, पीई रेशो एट द एंड ऑफ ईयर 1 should be 24, they have given you P ratio 10 times. So can I say market price at the end of year 1 will be EPS into P, that is 24.9 into 10, that is 249. बट मेरे को P1 से लेना देना नहीं है ना, हमें तो हमेशा क्या चाहिए होता है, P0 आज क्या वैल्यू है। Therefore P0 is equals to P1 into डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है फॉर फर्स्ट ईयर, मैम डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? तो आपके हिसाब से अगले 1 साल की अगर हम बात करें तो 210 रुपए आज शेयर का भाव निकलता है, और क्वेश्चन में लिखा है कि ये शेयर आज 250 रुपए मिल रहा है, पागलू में लेने के लिए। तो हम पहला और लाइन है कि अगर एक साल की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं लेंगे। क्लियर है? चलिए, एबिट कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, calculation of price based on 1 year forecast, based on 1 year forecast। यस, डन। Conclusion: we will not purchase the share as its intrinsic value is less than its current market price.
as its intrinsic value, that is 210.9, is less than its current market price, that is 250. बरोबर. अब उन्होंने बीबिट क्या बोला? वो बोले कि अर्निंग्स 15% से ग्रो हो रही है, कंपनी तो अब डिविडेंड देने के कगार पर ही है, और कब से डिविडेंड देने का सोच रहे हैं वो? 5th ईयर से, मेरे हिसाब से 3rd ईयर से. यस और नो? तो 3rd ईयर में पहले तो उन्होंने क्या बोला है, अर्निंग्स कंटिन्यूसली क्या होने वाली है, 15% से ग्रो होने वाली है. अब इधर ही आपने देखा, अब भी अर्निंग्स क्या है, 24.9. तो थोड़ा सोचिए, 3rd ईयर में अर्निंग्स क्या होगी, कहना इससे ये होगी 24.9 इंटू 1.15 रेस टू 3. यस और नो सर? और आपका डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है, 30%. तो बताइए 3rd ईयर में आपका डिविडेंड क्या होगा, 11.36. 4th ईयर में आपका डिविडेंड होगा 5th ईयर में आपका डिविडेंड होगा परफेक्ट. और अब हम टर्मिनल वैल्यू निकाल सकते हैं. क्या स्टेबल ग्रोथ रेट भी 15 ही है? बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू, फाइव 75.76. जरा टोटल करो, 575.76 इज इक्वल्स टू 590. वैल्यू पर शेयर क्या आएगा? परफेक्ट एवरीबॉडी, चलिए बना लीजिए. यस और नो? ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 20. अब वो क्वेश्चन 20 में अगर आप देखेंगे, वो एट द एंड ऑफ 4th ईयर भी उन्होंने आपको पी रेशो दिया था. क्वेश्चन 20 की बात कर रहा हूं. तो वहां पर आपने टर्मिनल वैल्यू पी रेशो से मल्टीप्लाई किया था, राइट? ऐसा ही ये वाले क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर पी रेशो इज 20. तो आपने भी यहाँ पर एक्चुअली टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर की अर्निंग पर शेयर इंटू 20 रुपीज करके टर्मिनल वैल्यू निकालना चाहिए. बट अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उन्होंने उसको भाव ही नहीं दिया, डायरेक्ट 15% से खेल लिया. तो अभी जैसे हमारे इंस्टीट्यूट करेंगे हमें करना पड़ेगा. बताइए कंसेप्ट चाहिए कि मार्क्स? बस.
हो गया, कितना आ रहा है 2। तो बताइए इस सिनेरियो में हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, क्योंकि अगर हम अब 5 ईयर की फोकस को कंसिडर करें तो हमने ये शेयर लेना चाहिए। सो इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फोरकास्ट ऑफ 5 years, considering the forecast of 5 years, we should purchase the share as its intrinsic value, that is 271, is now greater than, as its intrinsic value, that is 271, is now greater than its current market price. Perfect.